शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल रहा था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। यानी वो जैसे ही उसने वो आवाज़ सुनी चींची की, वो तुरंत अपने पूंछ और पंख समेट करके झपट्टे के साथ वहाँ पहुँच गया, यानी तुरंत पहुँच गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो उसने शायद ये उसकी अपनी सहज चेतना रही होगी, जिससे उसने ये समझ लिया कि अगर सांप के फन पर अगर वो चोंच मारेगा तो खरगोश भी घायल हो सकता है। बच्चों, ये बात आपको पता है कि खरगोश जो है सांप को मोर मार सकता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अब वो अगर फन के ऊपर यानी उसके मुंह के ऊपर मारता तो उसमें खरगोश दबा रखा था उसने, तो वो भी घायल हो सकता था ना। तो इसलिए उसने वो नहीं किया। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। उसने सांप को फन के पास यानी आगे की तरफ का हिस्सा छोड़ दिया फन के पास का और उसको पंजों से दबा लिया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। चोंच से इतना प्रहार किए, इतना उसको मारा, इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। कौन अधमरा हो गया? सांप। ठीक है। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से तो निकल आया। अब जैसे ही उसने मारा उसको फन के पास, तो उसकी पकड़ जो थी मुंह खुल गया और जैसे मुंह खुला उसका, खरगोश का बच्चा निकल गया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। लेकिन उसमें इतनी दम नहीं रह गई थी कि वो उठ के भाग जाए वहाँ से। वो वहीं बेहोश सा वहीं पर पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। अब राधा कौन थी? राधा कौन थी बच्चे? बीच बीच में थोड़ा याद भी रखना है। राधा कौन थी? राधा थी मोरनी। ठीक है, जो हमेशा राधा के नीलकंठ के साथ रहती थी। तो अब राधा ने भी ये सब देखा, लेकिन उसने सोचा कि सहायता देने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। उसने वहाँ नीलकंठ को तो सहायता नहीं दी, लेकिन उसने अपनी धीमी धीमी केका से, यानी जो मोर के बोलने का स्वर है उसको केका बोलते हैं, उसको धीरे धीरे उसने चारों ओर फैला दिया, जिससे ये पता चल गया कि वहाँ पर कुछ असामान्य घटना, असाधारण घटना वहाँ पर हो गई है। प्रसारित करना मतलब फैला देना। माली पहुँचा, फिर हम सब पहुँचे। पहले वहाँ माली पहुँचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। उष्णता मीन्स गर्मी। जब नीलकंठ ने सांप के 2 खंड कर दिए, यानी 2 टुकड़े कर दिए, मार डाला, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और उसे रात भर अपने पंखों के नीचे रखे गर्मी देता रहा, क्योंकि वो घायल सा हो गया था ना। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। बेटा, आप लोग हमें ये बता सकते हैं कि ये कार्तिकेय कौन थे? कार्तिकेय कौन थे और उनका वाहन क्या है? आपने सुना होगा ना, शंकर जी के 2 पुत्र थे, एक तो गणेश जी थे और दूसरे कार्तिक थे। ठीक है, तो गणेश जी का वाहन आपको पता है चूहा है, और कार्तिक का वाहन क्या है? मोर। ठीक है, तो वही कवित्री कहना चाह रही है। यहाँ पर ये कविता भी लिखती थी और लेख भी लिखती थी, इसलिए हम इनको कवित्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, क्योंकि वो इतना समझदार पक्षी होता है। यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। एक तो वो सुंदर होता है बहुत, और दूसरा उसका स्वभाव बहुत समझदार होता है, इसलिए शायद कार्तिक ने उनको अपने युद्ध वाहन के रूप में चुना था होगा। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं।
मयूर जो है, मोर कला प्रिय वीर पक्षी है। केवल हिंसक मात्र नहीं है, केवल हिंसा ही नहीं करता, मारता ही नहीं, बल्कि सबके प्यार से भी करता है। इसी से बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये जो बाज, चील आते हैं ना, ये भी उसी उसमें होते हैं, लेकिन ये हिंसक होते हैं केवल, ये कला प्रिय नहीं होते। इसलिए मोर को इनकी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। बाज और चील ये सब होते हैं ना, इनका जीवन ही क्रूर है, यानी ये केवल मार करके ही खाना इनका वो है, शिकार करते रहते हैं। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। उसमें जाति के हिसाब से, यानी जो मोर में विशेषताएं होती वो तो उसमें थी ही, लेकिन उसमें एक मानवीकरण भी, यानी मनुष्यों का भी उसमें कुछ गुण आ गए थे। कैसे? मेघों की श्यामली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे, दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। जब मेघों की सांवली छाया में, यानी जब बादल छा जाते थे, तो अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे, उसके जो पंख होते हैं ना, इंद्रधनुष जैसे लगते हैं, उसमें सतरंगी होते हैं, तो उनको वो मंडलाकार बनाकर, यानी गोल बना करके, मंडल मतलब गोलाकार बना करके जब वो नाचता था, तो उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था, यानी उनमें, उसके घूमने में और पंखों के चलने में एक लय ताल रहता था, मिला जुला रहता था। आगे पीछे, दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वो किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। वो आगे पीछे घूमता था, दाहिने बाएं घूमता था, क्रम से घूमता था और अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। अलक्ष्य मतलब जो लक्ष्य ना जिसका बना हो। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। अब क्यों नहीं नाच सकती थी? क्योंकि मोरनी के पंख नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके पंख उतनी मोर जैसे नहीं होते हैं, बट छोटे छोटे होते हैं। मोर जैसे पंख नहीं होते, यही मोर और मोरनी की पहचान होती है। परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वो हमेशा मोर के साथ रहती थी, तो उसकी चाल में भी एक छंद जैसा रहता था। वो नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, यानी वह मोर, जो नीलकंठ का नृत्य है पूरा नहीं होता था बिना मोरनी के। क्या करती थी वो? जब नीलकंठ नृत्य में मग्न होता था, नाच में लगा रहता था, तो क्या करती थी? उसके दाहिनी ओर के पंख को छूती और बाईं ओर निकल आती, और बाएं पंख को छूती तो दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था, यानी जो वो इस तरह से परिक्रमा करती थी, परिक्रमा मतलब चारों ओर घूमना, इससे भी वो नृत्य को पूरा होता था नृत्य।